कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल के ऊपर। आपके लिए एक और टॉपिक हम लेके आए हैं और क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसको एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाते हैं कि किस तरह से पूरा देश बदल रहा है, तो आपको भी इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। धीरे धीरे एक एक दो दो टॉपिक पे हम बात करेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी टॉपिक के ऊपर जानना हो वो टॉपिक आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। हम ज़रूर से उसके ऊपर आपको वीडियो बना के आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट्स के ऊपर। ये एक कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एमफी जो रेगुलेटेड बॉडी है म्यूचुअल फंड की, उनकी ही स्लाइड है। उन्होंने ये वॉरेन बफेट का बहुत ही अच्छा सा कोट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। ठीक है, वॉरेन बफेट को सभी लोग गुरु मानते हैं इन्वेस्टमेंट जगत में, और उन्होंने ही बताया है कि भाई आपको कभी भी एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और यही चीज़ हमें कोविड के दौरान हमें समझ में आ गया। करेक्ट, जिस तरह से सिचुएशन चेंज होती है, हम अगर एक सोर्स की इनकम के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अभी वॉरेन बफेट की बात छिड़ी हुई है तो मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वॉरेन बफेट ने कब ऑन और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था यूएसए में, राइट। बट क्या वही वॉरेन बफेट अगर अफ़गानिस्तान में होते, इंडिया में होते, श्रीलंका में होते, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट जगत के इतने बड़े गुरु बन सकते थे? उनके अंदर सभी चीज़ें थी, डिसिप्लिन था, अर्ली एज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। बहुत सारे अच्छे क्वालिटी पैरामीटर्स थे उसके अंदर। बट क्या ऐसी कोई दूसरी जगह पर उनका बॉर्न हुआ होगा और वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता तो क्या उतना पैसा बनता? आंसर इज़ नो। तो पैसा कब बनता है? जब देश बढ़ता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, राइट। इंडिया का अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और चालू हो गया है, राइट। और वही सब चीज़ों को हम कॉमन लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो बात आ रही है इन्वेस्टमेंट की या पैसों की। तो पैसों से आप लोग क्या कर सकते हो? पैसों से आप सिर्फ 3 चीज़ कर सकते हो। या तो आप पैसा बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, और बाकी इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। मेजॉरिटी पैसा जो हम कमाते हैं वो मेजॉरिटी खर्चा कहाँ पर? हमारी बेसिक ज़रूरियात क्या है, तो हमें स्पेंडिंग के ऊपर पैसा हमारा खर्च हो जाता है। और जो भी पैसा खर्च हो जाता है उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसे हम क्या करते हैं? उसे हम का तो सेव करने की कोशिश करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, सेव करना क्यों ज़रूरी है, और उनसे कौन से पैरामीटर्स है जो हमें बैक ऑफ द माइंड हमें ध्यान में रखना चाहिए, राइट। सबसे पहले अगर बात छिड़ी है तो हम इन्वेस्ट की बात करेंगे कि इन्वेस्ट आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। ये शीट आप देखिए, टाइप ऑफ असेट क्लास। ये सभी तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कैश। उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? लिक्विडिटी एंड पावर टू बाय एनीथिंग, राइट। तो कैश पैसा है आपके पास, आप कुछ भी खरीद सकते हो, लिक्विडिटी है आपके पास, राइट। दूसरा एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है वो है इक्विटी है। तो इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप इनटू अ बिजनेस, राइट। और उसमें कौन कौन से
टूल्स है कि जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF के अंदर कर सकते हैं, इंडेक्स फंड के अंदर कर सकते हैं, स्टार्टअप फंडिंग के अंदर कर सकते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स इनकम, उसमें आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको इतना ही गारंटेड रिटर्न मिलेगा, राइट। सो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, लैंडिंग मनी टू समवन, राइट। फिक्स इनकम में जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो दूसरे लोग, बैंक्स है या फिक्स डिपॉजिट है, तो बैंक और वो लोग दूसरे लोगों को पैसा लैंड करते हैं हायर इंटरेस्ट के ऊपर, और फिर आपको उसमें से जो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है वो आपको मिलता है। तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेगमेंट्स में कौन सा अच्छा है, राइट। रियल एस्टेट की बात करते हैं तो उसमें ओनरशिप ऑफ फिजिकल असेट, राइट। तो इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है, तो सब लोग तो ये नहीं कर सकते। फ्लैट्स हो गया, प्लॉट्स हो गया, बंगलोज हो गया, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, रीट्स हो गया, तो ये सब के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो सब लोग नहीं कर सकते। कमोडिटी में भी इंडिया में कमोडिटी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सालों से है, और बेसिकली हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गोल्ड और सिल्वर में करते हैं, राइट। ओनरशिप ऑफ गुड्स विच हैज़ एंड यूज़, सो हम गोल्ड और सिल्वर में इंडिया में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पैसों से क्या कर सकते हैं। सो पैसा स्पेंड कर सकते हो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पैसा स्पेंड कर सकते हो, पैसा सेव कर सकते हो, और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई तीसरी चीज़, कोई इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सो हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से सेगमेंट्स के अंदर हमें जाना चाहिए। उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ही आपकी नीड समझ सकता है, और फिर आप उनसे डिस्कस करोगे तो वो आपको ज़रूर से गाइड कर सकता है। सो ये सब जो चीज़ें हैं, राइट, रिस्क और रिटर्न, जैसे कैश और कैश इक्विवेलेंट है, एकदम सेफ है, बट उसके अंदर रिटर्न बहुत ही कम है। रिस्क है ही नहीं तो रिटर्न भी बहुत ही कम है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड, FD, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, इसमें थोड़ा ही रिस्क है, तो इसमें रिटर्न कितना है, जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है उससे ज़्यादा हमारा रिटर्न थोड़ा बन जाता है, राइट। फिर उसके अलावा PPF है, बैंक FD है, पोस्ट ऑफिस है, तो उसके अंदर और हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, राइट। उसी तरह से हम जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं उस तरह से रिटर्न आपका बढ़ता जाता है, साथ में रिस्क भी बढ़ता जाता है। डेरिवेटिव्स जो से भी बोल रहा है, सब लोग लॉस कर रहे हैं, राइट, तो उसमें रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत है। तो ये सब चीज़ें जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से है वो यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप इसको समझ सकते हो। अभी इन्वेस्टमेंट जो भी हम कर रहे हैं, राइट, उसमें दो चीज़ हमें अगर अच्छे से समझ में आ गया, डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, तो हमारा इन्वेस्टमेंट करने का जो मोटिव है या जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। अगर ये दो चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई, डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, तो ही हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, राइट। सो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं इन्फ्लेशन को समझने के लिए, ये है अमूल दूध का एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है, क्योंकि दूध तो सभी घरों में मतलब कंज्यूम होता ही है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि 1976 में 1 लीटर अमूल मिल्क हमें कितने रुपए में मिल रहा था, जस्ट 2.5 रुपीज़, और आज 2025 में यही 1 लीटर अमूल मिल्क हमें कितने रुपए में मिल रहा है, 68 रुपीज़ में। तो ये जो 47 ईयर्स में
कुछ टाइम 50 पैसे बढ़ा होगा, कुछ समय 25 पैसा बढ़ा होगा, कुछ समय 1 रुपया बढ़ा होगा। तो ये बढ़ के 68 रुपीज़ हो गया है 47 ईयर्स के अंदर। तो ये कितने दर से बढ़ा है? तो उसका जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो कितना है? ऑलमोस्ट 7% के आसपास है। तो समझ लीजिए कि क्वांटिटी तो सेम ही है, 1 लीटर का 1 लीटर ही है, बट वो हमें अभी के समय में चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन को हमने सरल भाषा में समझ लिया। क्या समझ लिया? कि जैसे कोई चीज है, उसकी वैल्यू कुछ समय बाद बढ़ती जाती है, राइट, और कुछ एक रेट से बढ़ती है। ये रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है, राइट, बट 47 ईयर्स का अगर हम एवरेज रेट निकाले तो वो कितने रेट से बढ़ा होगा? ऑलमोस्ट 7% के, राइट। तो इन्फ्लेशन को हमने समझ लिया। अब यही चीज अगर हमें इंडिया की अगर कंपेयर करनी है कि पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या है, सो ये एक 35 ईयर्स का हमने यहाँ पर चार्ट निकाला है। 90s में आप देखोगे तो 12% 13% के ऊपर भी था इन्फ्लेशन, फिर 2000 के आसपास वो 4% के आसपास भी आ गया था, वापस से 2010 के आसपास वापस से 12% के आसपास पहुंच गया था, और वापस से अभी 5-6% के आसपास घूम रहा है। सो आप एवरेज आउट करोगे तो इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या है? 7%, राइट। 6 और 8 के बीच में हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, और यही हमें दिखाता है कि एवरेज इन्फ्लेशन रेट इंडिया में क्या है? 7%। तो अभी आप लोग समझ लीजिए, आपके पास अगर कैश पैसा है या जो भी लिक्विड फंड्स है, जो आपको 1-2 सालों के अंदर यूज नहीं करना है, राइट, वो ऐसे ही पड़ा रहा और आपका रिटर्न भी 7% के आसपास ही है, सो आपका पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन उसका बाइंग पावर नहीं बढ़ रहा है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ्लेशन को क्या बोलते हैं, राइट। तो अगर समझो आज हमारे पास 1 लाख रुपए है, 35 साल का टाइम फ्रेम हमने लिया है, क्योंकि लास्ट का भी जो शीट था उसमें हमने पीरियड लिया था 35 ईयर्स का, और एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7% भी अगर हम पकड़ते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि 35 साल बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिर्फ 9,366 रुपये। और समय जैसे बढ़ता जाएगा उसकी परचेसिंग पावर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। 5 साल के बाद देखिए तो उसका परचेसिंग पावर 70,000 के आसपास हो गया, ऑलमोस्ट 30% कम हो गया। 10 साल के आसपास आप देखोगे तो 50,000 के आसपास हो गया। उसका 50% बाइंग कैपेसिटी, परचेसिंग पावर कम हो गया, राइट। जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपका परचेसिंग पावर कम होता जाएगा। सो समझ लीजिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म का पैसा ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ है जिसमें आपका रिटर्न भी 7% के आसपास ही आ रहा है, तो आपका पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन परचेसिंग पावर आपका नहीं बढ़ेगा। उसको एक और स्लाइड्स के ऊपर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि समझ लीजिए यहाँ पर 5% का एक्सप्लेन करने के लिए ये जो शीट बनाई है एमपी ने, वो 5% इन्फ्लेशन के ऊपर बनाया गया है। कैलकुलेशन जो भी किया है वो 5% के ऊपर किया गया है। तो अभी समझ लीजिए कि अभी आज की डेट में आपका कुछ खर्च है 30,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। तो वो 5 साल के बाद वही सब चीज़ें आपको अगर बाय करनी है या वैसे ही आपको गुजारा करना है, जैसे दूध का एग्जाम्पल हमने लिया था, 1 लीटर दूध का प्राइस था 2.5 रुपीज़ और फिर 47 ईयर्स में वो बढ़ के हो गया 68 रुपीज़। तो वैसे ही जिस तरह से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो उसके 5% से भी अगर वो बढ़ती है, तो आज जो 30,000 रुपये से जो काम चल रहा है वही काम आपको चलाना पड़ेगा। उसके लिए कितना लागत लगेगा?
40,000 रुपीज़ आफ्टर 5 ईयर्स। 15 साल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, और 20 साल की अगर बात करेंगे तो 80,000 रुपये हो जाएगा, राइट। और उसी तरह से इन्फ्लेशन ऑन सेविंग, अगर पैसा बचाया हुआ है और आइडियली पड़ा रहा है तो उसका बाइंग कैपेसिटी, परचेसिंग पावर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर आज के दिन में आपके पास 1 लाख रुपए है तो वो 5 साल के बाद 80,000 हो जाएंगे, राइट। उसकी परचेसिंग वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात। सो इन्वेस्टमेंट करना इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने 2 चीज़ों के ऊपर समझा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और किस कौन कौन से तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो एक और चीज़ मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर, वो ये है कि समझ लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा फंड्स है जो आपको 1-2 सालों के अंदर ही इन्वेस्ट, मतलब कुछ उसका यूज़ कर लेना है, तो वो पैसा आपको मार्केट में कभी नहीं लगाना चाहिए। ये एक थंब रूल है, राइट। तो ये गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। और दूसरा, अगर आपको पता है कि ये पैसा मुझे 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए नहीं ज़रूरी है, तो वो पैसा फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे ऐसे एसेट क्लास के अंदर कि जिसमें रिटर्न आपका इन्फ्लेशन को बीट करते हुए मिले। सो आज यहाँ पर ही हम समाप्त कर रहे हैं। कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वापस से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको कि, और आपका भी कोई सजेशन हो या आपको कोई टॉपिक के ऊपर जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लोग लिखिएगा। हम ज़रूर से उसके ऊपर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।